कभी भी आप किसी भी बहुत सारे सैम्पल साइज़ की अगर सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत अनिवार्य है। जैसे आप पढ़ाई करना सीखते हैं तो पूरी की पूरी पढ़ाई क्लासिफाई की गई है कि नर्सरी में ये पढ़ो, एलकेजी में ये करो, यूकेजी में करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर 10वीं तक आ जाओ, फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाओ, तो 11th में ये स्पेसिफिकली ये लेना है तो ये पढ़ो, 12th में। तो ये सब ये जो दुनिया की जानकारियाँ हैं जिसे अकेडमिक्स कहा जाता है, उसको भी क्लासिफाई ना किया गया है। ये क्लासेस क्या हैं, 1 2 3 4 क्लासिफिकेशन है, सेग्रीगेट किया गया है कि यहाँ से यहाँ तक की जानकारी इस लेवल तक आनी चाहिए आपको। वैसे ही जितने एलिमेंट्स जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, इनफैक्ट हम भी पूरे एलिमेंट से बने हुए ही ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे अंदर भी पूरी की पूरी केमिस्ट्रियाँ ही चलती हैं। तो अगर किसी भी केमिस्ट्री को आप समझना करना चाहते हो तो एलिमेंट्स को आपको सबसे पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, ग्रुप्स में, क्लासेस में बांटना पड़ेगा। और ये चैप्टर उसी के बारे में शुरुआत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कहलाता है। इसे कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन बच्चों, अब ये क्लासिफिकेशन सर हमारे लिए तो लोग करके गए होंगे, लोग मतलब केमिस्ट्री के विद्वान, पुराने इतिहासकार। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कुछ सक्सेसफुल लोगों का, जो आपने 11th 10th में जाना भी होगा, कुछ सक्सेसफुल लोगों के बारे में और उनके किए गए कार्य के बारे में पढ़ेंगे जिसने हमको आज की पीरियोडिक टेबल तक पहुंचाया। तो स्टामा करके जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, उस इंट्रोडक्शन बच्चों सबसे पहला पॉइंट डालेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 नहीं बच्चों, बल्कि इनफैक्ट स्टार मार्क में डालो सबसे पहला कैपिटल ए। कैपिटल ए की हेडिंग होगी व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए, पर इंग्लिश लिख लेते हैं क्योंकि स्कूलों में इंग्लिश ही पूछी जाती है। हेडिंग है हमारी कैपिटल ए की, आवश्यकता क्या है, व्हाई डू वी नीड द क्लासिफिकेशन। इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। बोल सकता हूँ? चलो इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। रुक जाइए, कोई बच्चे आ रहे हैं। इंग्लिश लिखेंगे, लिखेंगे बेटा। लिखेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या लिखेंगे विथ से ही स्टार्ट करो। विथ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compounds individually. Full stop. To ease out this problem, scientists searched for a systematic way to organize their knowledge by classifying the elements. Full stop बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, not only that it would rationalize known chemical facts about elements but even predict new ones for undertaking further study. अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं, पहले इसकी इंग्लिश लिखो तो हाँ। तो दूसरा पॉइंट है such a way that elements with similar properties are grouped together in same vertical column and elements with dissimilar properties are separated from one another. Point number 1 लिखा है कि देखो इतने सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझना, याद रखना। अच्छा, उनके द्वारा इतने करोड़ों कंपाउंड्स बनाए जाएंगे, वो कंपाउंड्स के बारे में प्रॉपर्टीज समझना, याद रखना बहुत क्लमजी, बहुत ट्रबलसम काम हो जाएगा। तो ये एक्चुअली करना अभी भी है, लेकिन किसी भी एक एलिमेंट के साथ बहुत सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनकी ग्रुपिंग करके ये हो जाता है कि कम से कम मान लो तुमको जैसे पता है एक्स एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है, जेड है, डब्ल्यू है, पी है, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। तो इनको एक ग्रुप में रख के हो ये जाएगा कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होने से एक की प्रॉपर्टी की चर्चा कर लो तो लगभग सबकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ
कुछ प्रिडिक्शन किया जा सकता है कि हाँ इसका कुछ ऐसा होगा। हेलो, तो कम से कम हर एक इंडिविजुअली याद रखने से अच्छा आपको एक एक ग्रुप को, एक एक क्लस्टर को याद रखना पड़ेगा। तो कम से कम जो काम मान लो आपको फॉर इंस्टेंस 6-7 लोग के लिए करना था अलग अलग, वो 7 लोग के लिए तो कम से कम एक के लिए काम कर दोगे तो 7 के लिए प्रिडिक्ट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हो गया, और इसलिए पीरियोडिक टेबल बनाई गई। जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम रख दिया गया, और जिनकी अलग थी उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। इंग्लिश समझ में आती है? आगे बढ़ जाए। हेलो, बोलना पड़ेगा, आवाज़ नहीं आई मुझे। नालायकों, मुंह से बोलो गधों। बच्चों, हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कैपिटल बी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट योगदान, सबसे शुरुआती इंपॉर्टेंट योगदान को लिखेंगे। हटा दूं ये, चलो कोई रोक नहीं रहा। बच्चों, सबसे पहला व्यक्ति जिसने क्लासिफिकेशन में हमारी मदद की वो था डोबर्नियर। उसने ट्रायड बनाए थे, तो पॉइंट नंबर 1 होगा हमारा डोबर्नियर्स ट्रायड। डोबर्नियर ट्रायड में ये पॉइंट नंबर 1 बना दो, इसको अंडरलाइन कर दो, और इसमें लिखेंगे पहली बात, यानी कि रोमन नंबर 1। बोल सकता हूँ? चलो, डोबर्नियर ट्रायड में बच्चों पहली बात यानी कि रोमन नंबर 1 लिखेंगे बेटा, द जर्मन केमिस्ट John Dobernier suggested that there were sets of 3 elements, क्योंकि 3 एलिमेंट के सेट से इसलिए ट्राइड कहलाता है, which showed similar chemical properties। फुल स्टॉप बाद लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, in each case, he observed that the atomic weight of the central element of the triad was approximately the mean of atomic weight of the other 2 elements। लिखें तो हाँ बोलें। एग्जाम्पल भी इसलिए ट्राइड कहलाता है। जैसे एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सुना भी होगा, 3 एलिमेंट्स हैं। ये तीनों एलिमेंट्स की ना प्रॉपर्टी सेम थी, इस क्योंकि प्रॉपर्टी सेम थी तो इसने इनके 3-3 के ग्रुप बनाए। अच्छा, फिर इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रख दिया। एटॉमिक मास मतलब इसका 7 है, इसका 23 है, इसका 39 है। और ऑब्जर्व ये किया उसने कि जो इनकी प्रॉपर्टी सेम है इसलिए एक ग्रुप में एक 3-3 के ट्राइड में बांट दिया, और इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जब रखा तो इसने पाया कि जो बीच वाला है ना उसका जो मास है ना वो एवरेज है फर्स्ट और थर्ड का। मतलब 20 वाले मास है 23, 7 और 39 का एवरेज निकालोगे तो 7 + 39/2 यानी कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि आ जाएगा 23। और उसने यही चीज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी ऑब्जर्व की। मतलब कि मान लो लिथियम अगर एक मेटल था और इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो सोडियम और पोटेशियम भी मेटल थे जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सोडियम की लिथियम से ज़्यादा थी लेकिन पोटेशियम से कम थी। तो उसने कहा भैया जो ये जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ भी है ना वो बीच वाले की प्रॉपर्टी एवरेज है ऊपर वाले के और नीचे वाले की। हेलो, ऐसे उसने कुछ 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप दुनिया को बताए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और दूसरा एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, इसका मास 40 था, 88 था, 137 था। देखो अप्रॉक्सीमेटली 40 और 137 का एवरेज आ रहा है 88.5। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 35, 80 और 127 एवरेज आ रहा है ब्रोमीन के आसपास। हेलो, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, आप लिखना भी चालू कर सकते हैं एग्जाम्पल करके, ये टेबल बना दीजिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या थी बेटा, ऐसे कुछ ही एलिमेंट्स थे जो 3-3 के ग्रुप में बट रहे थे और इस चीज़ को वैलिडेट कर रहे थे। तो बाकी लोगों का क्या करें, डोबेनियर के पास जवाब नहीं था तो डोबेनियर के काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन शुरुआत डोबेनियर ट्रायड से ही हुई इस सोच की। लिखो तो हाँ बताओ, हाँ बोलो। भी दी हुई है कि किस, जैसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अभी के लिए बस बता दे रहा हूँ। जैसे 1817 में डोबेनियर की बात दुनिया ने जानी, 1865 में सोच लो इतने सालों बाद फिर डोबेनियर का काम आगे बढ़ पाया। न्यूलैंड ने बनाया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ट्राइड्स के बाद लॉ को आगे बढ़ाया गया और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बनाया गया। इंग्लिश लिखेंगे इसमें, पहला बात रोमन नंबर 1, इसमें लिखेंगे
द इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड डेवलप्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कंटिन्यूशन में लिखेंगे ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। डोबेर्नियर ने भी यही किया था, 3-3 का ग्रुप बना के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रख दिया था। इसने बस 8 ऑक्टेव्स मतलब 8 का सेट बनाया और इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट रखा एंड फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी थी। इसने जो सोच रखी थी वो ये रखी थी कि भाई जैसे नेचर में 7 सुर होते हैं वैसे 7 ही प्रकार के एलिमेंट होंगे, 8वां सुर पहले जैसा होता है, तो यहाँ पे भी 8वां एलिमेंट पहले जैसा होगा। और धोखे से उस ज़माने में जितने एलिमेंट्स नोन थे उसके लिए बात वैलिडेट भी हो रही थी, तो ये जानकारी हासिल कर लीजिए। तो हम 3 से पहुँच गए, ट्राइड से पहुँच गए ऑक्टेव्स। लिखो तो हाँ बोलो। और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में रोमन नंबर 2 लिखने की शुरुआत करेंगे। लिखेंगे द रिलेशनशिप was just like every 8th note resembles the first octaves of music। टेबल भी बना लेंगे, जैसे सबने सुना होगा सारे गामा पाधा नीसा, वैसे ही उस ज़माने में जो नोन एलिमेंट्स थे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसने एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। और ब्रैकेट में बच्चों इसके एटॉमिक मासेस भी लिखते जाओ। लिथियम का मास कोई मुझे बताएगा, आप लोग इसको ब्रैकेट में लिखिएगा 7। पता है सबको? हेलो। लिथियम के बाद जो नेक्स्ट हैवीएस्ट नोन था वो था बेरिलियम, उसका मास था 9। ब्रैकेट में एटॉमिक मास भी लिखते जाइएगा, ये 11। बोरॉन, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23। अब ये हो गए 7। 7वें के बाद जो नेक्स्ट 8वां जो नोन था उस ज़माने में सोडियम के बाद सारे गामा पाधा नीसा, सोडियम फिर से आ गया ना, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तो सोडियम को यहाँ मत लिखो ना बेटा, क्योंकि 7 दोबारा आ गया ना, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सोडियम को नीचे लिख दो। तो ये हो गया 23 यहाँ वापस। तो सोडियम की प्रॉपर्टी यानी कि जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो पहले जैसा था, इसलिए उसके नीचे लिख दिया। मैग्नीशियम होता है बच्चों एटॉमिक मास 24, एल्यूमिनियम होता है एटॉमिक मास 27, सिलिकॉन होता है एटॉमिक मास 29, फॉस्फोरस होता है एटॉमिक मास 31, सल्फ़र होता है 32, क्लोरीन होता है 35.5। बोलना पड़ेगा। तो ये लिथियम सोडियम के नीचे आपको कैल्शियम भी लिख लेना है, क्योंकि उस समय जितने एलिमेंट्स नोन थे वो नोन एलिमेंट्स की नेक्स्ट जो हैवियर नोन एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी ऊपर वालों से मैच होनी चाहिए। तो ये काम केवल कैल्शियम तक ही हो पा रहा था, बाकी नहीं हो पा रहा था, तो हमने आगे टेबल हम लिख भी नहीं रहे। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का शायद लिमिटेशन भी आपको समझ में आ गया कि सर ये तो सब कैल्शियम तक वैलिड था, इसके आगे क्या करेंगे साहब। तो ऑब्वियसली गलती हो रही थी, गलत हो रहा था, तो इसलिए हम आगे लिख भी नहीं रहे। आगे बढ़ जाऊँ सर। पोटेशियम यहाँ तक होना चाहिए। अपन गड़बड़ ये की है कि लिथियम और सोडियम के नीचे आना चाहिए पोटेशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम के नीचे आना चाहिए कैल्शियम। देखो ऊपर से देखो वही ना है। हेलो हेलो, तो पहले पोटेशियम फिर कैल्शियम, यहाँ तक लिखें तो हाँ बोले। ये सच्चाई है कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव माने जाते थे रॉयल मान भी हुआ था उस चीज़ का। तो इसलिए कि लंदन सोसाइटी रॉयल सोसाइटी मानती थी, तो हम भी मानने लगे। रॉयल सोसाइटी मतलब रानी के द्वारा बनाए गए लोग कि तुम लोग होशियार हो, तो उनके पास क्या है लाइसेंस था होशियार होने का। तो वो लोग जो जिस चीज़ को रिकग्नाइज़ करते थे वही चीज़ें रिकग्नाइजेबल हिंदू पूरे वर्ल्ड द्वारा मानी जाती थी। लेकिन एक्चुअली गलतियाँ तो थी, त्रुटियाँ तो थी, सब लोग नहीं मान रहे थे। हाँ बस सबकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी क्योंकि वो इतने पैसे वाले नहीं थे। लेकिन फिर भी उसकी बातों को आगे बढ़ाया गया 2 लोगों द्वारा, मेंडलीव द्वारा और लोथर मेयर द्वारा।
ये लगभग क्रोनोलॉजी में आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये लगभग 1907 और 1985, मतलब न्यूलैंड के कुछ 10-12 साल के अंदर ये दो लोगों ने मिलके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को और ज़्यादा अच्छे से विस्तार से बढ़ा दिया। लेकिन हाँ, स्टडी उन्होंने उसी की और फिर आगे जानकारी हासिल कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा कंट्रीब्यूशन जो न्यूलैंड के बाद जो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में एक्चुअली उसने मदद की समझने में, सोच में, किसकी मदद की? जो आगे सक्सेसर आया, यानी कि मेंडलीव ने भी उसकी बात का इस्तेमाल किया। वो बात ये थी, लोथरमेयर ने एक एटॉमिक वॉल्यूम कर्व बनाई। उस कर्व में हालांकि उसने केवल एटॉमिक वॉल्यूम को देखते हुए कहा, बेटा जो एटॉमिक वॉल्यूम थी ना एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व ना बेटा एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कि जो एलिमेंट उस कर्व में एक स्थान को बार बार पीरियोडिकली पा रहे थे, वो वही एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। तो उसने यही कर्व बना के लोथरमेयर ने ये कहा कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है। किसका? मतलब एलिमेंट्स का पीरियोडिक अरेंजमेंट उनके एटॉमिक वॉल्यूम के आधार पे। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें। थोड़ा सा आपको लिखवाऊंगा नहीं, ये दिखा ज़रूर दे रहा हूँ। हेडिंग डाल दी सबने? हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा भाई। चलो, जैसे बेटा ये लिखवा नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ना, एक कर्व आपको बनानी है। जैसे आप अभी फ़िलहाल इतनी बात जानते हो क्या कि सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब अल्कली मेटल्स हैं। पता होगा शायद आपको, ग्रुप 1 में आते हैं। ये ग्रुप पता कैसे बना? लोथरमेयर ने भी, हालांकि मेंडलीव और बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी उस आधार पे बनी, पर लोथरमेयर ने इसकी शुरुआत की थी। कैसे? पीरियोडिक टेबल बना के नहीं, उसने एटॉमिक वेट यानी कि मास के आधार पे एक फिजिकल प्रॉपर्टी को प्लॉट किया। फिजिकल प्रॉपर्टी थी एटॉमिक वॉल्यूम। और जब उसने ये मास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे जब वॉल्यूम प्लॉट करने लगा, तो उसने एक कर्व पाया, और कर्व में ये पाया कि जैसे मान लो ये उछाल है, इसको कहते हैं पीक। तो बार बार ढाल के बाद जब पीक आ रहा था, तो पीक में वही एलिमेंट्स आ रहे थे, ढाल गिरने के बाद ऊंचाई में वही लोग पीक में आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। जैसे लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम। हेलो हेलो। और अभी ट्रेंड देखते जाओ। जब जब हम मिनिमा से मैक्सिमा की ओर बढ़ रहे हैं ना, मतलब जब हम लिथियम से घटे और फिर सोडियम तक बढ़े, तो ये इसको बोलते हैं असेंडिंग, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम में देखो कौन कौन मिल रहा है। देखो बेरिलियम मिल रहा है, फिर बोरॉन। बेरिलियम के बाद आपको शायद पता है, फिर नए पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, सुना होगा ना। तो लिथियम बाद देखो असेंडिंग, मतलब बढ़ते हुए ट्रेंड में आ रहा है बेरिलियम। तो नेक्स्ट मैग्नीशियम भी बढ़ते हुए ट्रेंड में आना चाहिए। देखो बेटा, मांगे, मैग्नीशियम कहाँ है? ये रहा बेटा। जब हम आगे जा रहे हैं, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं, तो मैग्नीशियम भी आ रहा है। पर पोटेशियम से रुबीडियम में बेटा, मांगे, कार, कैल्शियम, देखो कैल्शियम भी वहीं आ रहा है। फिर स्ट्रॉन्टियम भी यही आ रहा है। हालांकि यहाँ पे आपको देख के और अच्छे से ये दिख रहा है कि ये सर इंक्रीजिंग में नहीं आ रहे सर, जब मैक्सिमा से मिनिमा जा रहा है ना, डिसेंडिंग में, तो ये आ रहे हैं। देखो यहाँ पे और अच्छे से दिख रहा है। सीजियम से देखो नीचे आ रहे हो तो देखो और दिख रहा है, क्योंकि ग्रुप 2 क्या होता है बेटा? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, सुना है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम। तो देखो सबसे नीचे वाला बेरियम है। बेरियम कब आ रहा है? जब सीजियम से हम नीचे जा रहे हैं। स्ट्रॉन्टियम कब आ रहा है? जब रुबीडियम से नीचे जा रहे हैं। देखो ऐसा। पोटेशियम से नीचे जा रहे हैं तो कैल्शियम आ रहा है। सोडियम से नीचे जा रहे हैं तो मैग्नीशियम आ रहा है। लिथियम से नीचे जा रहे हैं तो बेरिलियम आ रहा है। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। यस सर। तो इनका जो आना है ना, ऑक्यूरेंस है ना, वो भी एटॉमिक वेट के आधार पे किया, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आइए इसकी इंग्लिश लिख लें। ये किस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहे हैं वो सब हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये इंग्लिश ज़रूर लिखेंगे हम। तो लोथरमेयर कर्व में सीधा कोई रोमन नंबर 1 2 3 4 नहीं डालेंगे, सीधा इंग्लिश लिखेंगे। लोथरमेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसने फिजिकल प्रॉपर्टी को वाई एक्सेस में प्लॉट किया, जैसे कि सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट। किसके अगेंस्ट एटॉमिक वेट। एक्स एक्सिस में एटॉमिक वेट रखा और वाई एक्सिस में फिजिकल प्रॉपर्टी रखी।
नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ही ऑब्जर्व्ड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द, इतना लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, द सिमिलर, ये इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कि भैया जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो पीरियोडिकली रिपीट हो रही है, कब, जब उसे एटॉमिक मास के अगेंस्ट प्लॉट किया जा रहा है। तो अब इसमें मैं पोजीशनिंग नहीं लिखा रहा आपको कि कौन कहाँ पे आ रहा था, मैंने आपको एग्जांपल के रूप में दिखा दिया है कि अल्कली मेटल पीक पे आ रहे थे, फिर पीक से नीचे जाते समय ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आ रहे थे पीरियोडिकली, मतलब पहले हाँ सारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट हैवी होते होते। तो इससे ये हिंट मिली लोगों को, दुनिया को, कि यदि एटॉमिक मास के आधार पे सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, ये नहीं सोचा जाए कि 7 सूरत है तो 7 ही, जितने जब तक प्लेस करना है करते जाओ, और तभी रिपीट करो किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के नीचे, तभी रखो हैवियर एलिमेंट को जब उसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही हो। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पीरियोडिकली अरेंज होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका, एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया जाए। तो मेंडलीव ने जो सोच बनाई थी उसकी शुरुआत न्यूलैंड और लोथरमेयर कर्व से ही हुई थी। चलो लिखो तो हाँ बोल। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में बड़ा 4 लिखेंगे, पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में लिखेंगे बच्चों। पहली बात रोमन नंबर 1 लिखेंगे, पहली बात चचा जो डला हुआ वही डालना है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ऑब्वियसली अब लॉ क्या है भाई, ऑब्वियसली टेबल ही बनाई थी, एक लॉ के आधार पे थी तो लॉ ही लिखो। अब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है, सबसे पहले रोमन नंबर 1 में वही लिखेंगे, इट स्टेट्स एज फॉलोज, ऐसे बिंदी लगा के लिखेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। दूसरी बिंदी, if the elements are arranged in order of the increase in atomic weight, comma, after a regular interval similar properties of elements are repeated। इंग्लिश भी थोड़ी सी अच्छी लिख ली हमने, हालांकि इंग्लिश दर्शा यही रही है कि यदि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर रखा जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, यानी कि उनका आना जो है, उनका ऑक्यूरेंस जो है वो पीरियोडिकली रिपीट होता है। और अगर ये करते जाओगे तो आपको आज की जो पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं लगभग वैसा कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि आज की पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाती है। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रूपरेखा मेंडलीव से ही शुरू हुई थी। मेंडलीव वहाँ तक कैसे पहुँचा था, डोबर्नियर, न्यूलैंड, लोथरमेयर, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को पढ़ा होगा उसने और फिर उस पर अपना दिमाग ऐड किया होगा। चलो, मतलब डेवलपमेंट में हम आखिरी पीरियोडिक टेबल जो आज हमारे पास है वो आज मेंडलीव की ही मॉडिफाइड वर्जन है। हालांकि मेंडलीव और इसमें बहुत फ़र्क है, लेकिन कम से कम अपग्रेड आदमी जब भी करता है, हर आदमी कर लेता है अपग्रेड, लेकिन अपग्रेड तो किसी के कार्य को किया जाता है ना, तो वो किसी का कार्य जब हुआ होता है वो भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होता तो अपग्रेडेशन ही नहीं हो पाता।